1952 के ओलंपिक्स में इंडिया का सबसे बुरा हाल हो चुका था। इंडिया वर्सेस यूगोस्लाविया समर फुटबॉल ओलंपिक्स। बारिश होने की वजह से मैदान में फिसलन हो चुकी थी। इंडिया बिना जूतों के खेल रहा था, लेकिन हमारे भारत के खिलाड़ियों में इतना दम नहीं था कि वह यूगोस्लाविया से जीत पाए। इंडिया का स्कोर केवल 1 था। उनके पास जूते होने की वजह से एडवांटेज था। उनके जूतों से हमारे खिलाड़ियों के पैरों में बहुत गहरे जख्म हो चुके थे, जिसकी वजह से इंडिया केवल 1 स्कोर से बाहर हो चुका था। अभी हम हार मानने वालों में से नहीं थे। ये तो केवल हमारी शुरुआत थी, जो भारत को 1956 फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंचने में मदद करने वाला था। असल में भारत के फुटबॉल में गोल्ड न जीत पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था भारत का एजुकेशन सिस्टम और फाइनेंशियल कंडीशन। जब विदेशों में नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तब हम रिक्शा चलाया करते थे। अभी केवल भारत को आजाद हुए 5 साल हुए थे। इन 5 साल में भारत अभी भी बहुत पीछे था। पॉलिटिशियन ज्यादा से ज्यादा फंड्स अपने चुनाव में लगाते थे, जिसकी वजह से नेशनल स्पोर्ट्स कोटा को सबसे कम फंड रिलीज होता था। भारत के नेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने फुटबॉल में फिर दोबारा खेलने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म कर दी थी। लेकिन अभी भी एक इंसान था जो अपनी आंखों से भारत को गोल्ड जीतते हुए देख सकता था। इंडियन फुटबॉल टीम का कोच सैयद अब्दुल रहीम। हर कोई इस नाकामी का दोष रहीम सर पर लगा देता है। रहीम सर कहते हैं कि नींव ही कमजोर है, तो दोष लगाने से कुछ फायदा नहीं है। कोच वह सारे जवाब दे देता है जो उस खेल के लिए जिम्मेदार थे। सबसे बड़ा सच था कि भारत फुटबॉल नंगे पांव खेल रहा था। इस बार कोच कहते हैं कि अगर हार की जिम्मेदारी अगर उसकी है, तो प्लेयर्स चुनने की जिम्मेदारी भी मेरी होनी चाहिए। रहीम सर निकल चुके थे अपनी खुद की मजबूत टीम बनाने। अब वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है, जब भारत में हर किसी का बचपन फुटबॉल के साथ बीता था, तो हम उस खेल में महारत हासिल क्यों नहीं कर सकते थे। तभी ट्रेन उधर से आ जाती है। लेकिन रहीम सर भी बॉल को उसकी सही जगह पर पहुंचा देते हैं। बच्चे भी यह देख हैरान थे। रहीम सर निकल चुके थे अपनी खुद की फुटबॉल टीम बनाने के लिए, जो भारत को आने वाले ओलंपिक्स में पहुंचाने वाले थे। रहीम सर अपने घर वापस आ जाते हैं। वह अपनी माँ के लिए कोट लाए थे और अपने बेटे के लिए फुटबॉल के जूते। असल में रहीम सर जैसे भारत के हर बच्चों को यह सिखाना चाहते थे कि हम भी उतने ही काबिल हैं जितने की वो। तो रहीम सर अपने बच्चों को भी यही सीख देना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी सायरा, जिन्होंने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख रखी थी, वह रहीम सर के लिए चाय लाते हुए कहती हैं, हियर योर टी। रहीम सर भी हंसते हुए उन्हें सही बता देते हैं कि हियर इज योर टी। वह सायरा के लिए डिक्शनरी लाए थे, जिससे वह अपनी अंग्रेजी को आसानी से सुधार सकती थी। असल में यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 1952 में महिलाओं को पढ़ाई लिखाई का इतना शौक नहीं था। सायरा नाराज हो जाती है क्योंकि रहीम सर इतनी किताबें खरीदते थे कि पूरा घर किताबों से भर चुका था। लेकिन सायरा जब देखती है, तो वह एक और तोहफा था जो रहीम सर स्पेशल उसके लिए लाए थे। एक खूबसूरत सी कांच की बोतल में बंद वह परफ्यूम। वह खुश हो जाती है। लेकिन रहीम सर के सिगरेट पीने की वजह से वह कहती है कि कब वह इस बुरी आदत को खत्म कर देंगे। रहीम सर कहते हैं कि बहुत जल्द, पर अभी नहीं, क्योंकि इस आदत को खत्म करने के लिए ताकत चाहिए होती है। लेकिन अभी वह ताकत भारत को जरूरत है। तभी रहीम सर का फोन रिंग करने लगता है। असल में वह फोन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ओर से था। फेडरेशन रहीम सर की सारी मांग मान लेती है और सर को अपनी खुद की टीम बनाने की इजाजत भी दे देती है। रहीम सर बिल्कुल तैयार थे अपने खुद के बेहतरीन प्लेयर ढूंढने के लिए। तभी एक लड़का उन्हें दिखाई देता है, तुलसीदास बलराम। भारत के पास बच्चों के लिए खेलने की जगह मौजूद न होने के बाद भी वह बच्चे उस बेकार सी सड़क पर आसानी से खेल पा रहे थे। बलराम के फुटबॉल खेलने का तरीका अद्भुत था। वह इतनी भीड़ में भी आसानी से बॉल को निकाल ले जाता था। ऐसा लग रहा था रहीम सर को अपना पहला प्लेयर मिल चुका था। वह खुद बलराम के पास जाकर उसे भारत के लिए फुटबॉल खेलने के लिए पूछ लेते हैं। हमारे भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अच्छी सड़क न होने के बाद भी बच्चे उधर रहना सीख चुके थे। रहीम सर जो अपनी खुद की टीम बना रहे थे, उनकी नजर बलराम पर पड़ती है, जो फुटबॉल में काफी अच्छा था। उसके हर मूव्स ने रहीम सर को चौंका दिया था। लेकिन अगर वह इन्हीं छोटी सी गलियों में खेलता रहा, तो उसका टैलेंट कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा। इसीलिए रहीम सर उसे नेशनल टीम की ओर से ओलंपिक्स खेलने का मौका देते हैं। बलराम वह पहला शख्स था जो सर की बनाई हुई टीम में शामिल हो जाता है। लेकिन अभी रहीम सर को और अच्छे प्लेयर्स ढूंढना बाकी था। वहीं कोलकाता के छोटे से क्लब का मैच चल रहा था। रहीम सर उसमें शामिल हो जाते हैं। हर कोई केवल एक ही नाम दोहरा रहा था। पूरे मैदान में पीके बनर्जी का नाम गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई केवल और केवल बनर्जी के लिए उस मैच को देखने आया हो। रहीम सर को अपना दूसरा प्लेयर भी मिल चुका हो, जो भारत के लिए खेलने के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन ऐसा कुछ होता है जिसका रहीम सर को कोई अंदाजा नहीं था। जब अपोनेंट प्लेयर ने पीके को नीचे गिरा दिया, तो उसका गुस्सा सामने आने लगता है। जैसे ही बॉल पीके के पास आ जाती है, वह नेट की ओर भागता है, लेकिन गोल करने के बजाय वह अपनी फुटबॉल स्किल का फ्लेक्स करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि पीके के अलावा उधर उसे टक्कर देने वाला कोई मौजूद ही न हो। फिर पीके स्ट्राइक करता है और बॉल नेट को चीरकर बाहर चली जाती है। ये सब रहीम सर देख रहे थे। उन्हें पीके का ईगो पसंद नहीं आता, लेकिन अभी भी उसमें फोकस और कंट्रोल की कमी थी। इसीलिए रहीम सर उसको अपनी टीम में रखना चाहते थे, जिससे वह उसे आने वाले ओलंपिक्स के लिए तैयार कर सके। वहीं दूसरी ओर रहीम सर का बेटा फुटबॉल खेलने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन वह अच्छा नहीं कर पा रहा था। तभी रहीम सर उसके सामने आ जाते हैं। वह उसे सिखाने लगते हैं कि फुटबॉल एक मेडिटेशन की तरह है, जो अपने पूरे फोकस के साथ खेला जाता है। हमेशा अपने जांग बॉल के साथ नीचे आने दो। फोर्स के साथ वह दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी और तुम नाकाम हो जाओगे। वह अपने पिताजी की हर बात अच्छे से समझ जाता है। रहीम सर की मुलाकात तीसरे प्लेयर से भी हो जाती है, नेविल डिसूजा। उस प्लेयर के अंदर बात कुछ और थी। असल में चोट लगने के बाद भी वह अपने हौसले को गिरने नहीं देता। डिसूजा कहता है कि अगर यह चोट न लगी होती तो 2 गोल और मारता। रहीम सर दिन और रात एक करके अपनी सबसे मजबूत टीम बना रहे थे। उन्हें डिसूजा की बात याद आने लगती है। वह बोल रहा था कि उसका जूता ठीक नहीं था, जिससे उसे चोट लग गई। तो वह खुद ही वही सेम जापानीज फुटबॉल शूज बनवाने लगते हैं। अब साल था 1955। ओलंपिक्स से केवल 1 साल पहले रहीम सर पूरे भारत में घूमकर एक एक करके इंडियन फुटबॉल टीम के लिए प्लेयर चुन रहे थे। उन्हें अच्छे से अच्छे प्लेयर मिल चुके थे, लेकिन दिक्कत थी तो उनके बिना जूतों के खेलने की। असल में 1952 में भारत का हर बच्चा फुटबॉल नंगे पांव खेलता था। रहीम सर अपनी टीम के लिए वही सेम जापानीज जूते बनवाने लगते हैं। रहीम सर भारत के हर छोटे से छोटे गांव से प्लेयर्स ढूंढकर टीम बना रहे थे। अब बस वक्त था तो एक अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर को ढूंढने की, जो डिफेंस के साथ साथ स्ट्राइक भी कर सके। और फिर आखिरी एक गोलकीपर जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा हो। रहीम सर ने अपनी पूरी जान लगाकर एक बेहद मजबूत फुटबॉल टीम बना ली थी। अब वक्त था 1956 का समर ओलंपिक्स धूमधाम से शुरू
शुरू हो चुका था। इस ओलंपिक को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए थे। हर कंट्री के फ्लैग उधर लगा दिए जा चुके थे। असेंबली के बाद वह प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। वैसे तो ओलंपिक्स में काफी खेल होते हैं, लेकिन इतनी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि हर कोई केवल फुटबॉल को देखने आया हो। और वैसे भी इतने शोर का माहौल होना भी चाहिए था, क्योंकि इतिहास में भारत हर बार हारने के बाद कुछ बेहतरीन करके दिखाता रहा है। वहीं दूसरी ओर सारे प्लेयर्स बिल्कुल तैयार थे, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जानबूझकर अपने जूतों के फीते खोल देता है और डिसूजा से उसकी मदद करने को कहता है। डिसूजा उसकी मदद करने से इनकार नहीं करता, क्योंकि हमारे भारत के खून में ही मासूमियत और मदद करने का गुरूर था। इसी वजह से वह उसकी मदद करने लगता है। लेकिन वह अंग्रेज हमारे खिलाड़ियों का मजाक बनाते हुए कहता है कि देखो, यही तुम्हारी औकात है। उधर लड़ाई का माहौल बन चुका था, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलियन कोच उधर आकर सब संभालने के बजाय उल्टा हमारे प्लेयर्स की ही इंसल्ट करने लगता है। अब वह खेल बहुत जल्द ही शुरू होने वाला था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही गेम शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया बॉल को लेकर नेट की ओर भागने लग जाते हैं, लेकिन बनर्जी ने भी अटैक करके उनसे बॉल को आसानी से छीन लिया। पर खेल में कुछ भी हो सकता था। तभी बनर्जी गोल की ओर भागते हुए पहला गोल भारत के नाम कर देता है। अब ऑस्ट्रेलियन का चेहरा अच्छे से दिखाई दे रहा था। उन्हें अपने बोलने के लिहाज पर शर्म आना शुरू हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया का अभी केवल 0 स्कोर था, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। ऑस्ट्रेलिया गोल की ओर आगे जा रहा था और फिर तभी स्ट्राइक करता है, लेकिन भारत के पास सबसे लंबा गोलकीपर होने की वजह से वह उस गोल को होने से बचा लेता है। थंगराज उस बॉल को अपने प्लेयर की ओर फेंक देता है। बॉल बलराम को मिल जाती है। वह गोल की ओर आगे जाते हुए बॉल बनर्जी को पास कर देता है। दोबारा बॉल बलराम को मिल जाती है, फिर बनर्जी को, और ये गोल। ऑस्ट्रेलियन अपने प्लेयर से नाराज थे, जो भारत से पहले ही 2 गोल से पीछे हो जाते हैं। रहीम सर की इस टीम ने पूरे विश्व में धूम मचा दिया था, लेकिन अभी खेल बाकी था। ऑस्ट्रेलिया 0 और इंडिया 2। उस बेहतरीन गोल के बाद ऑस्ट्रेलिया को समझ आ चुका था कि भारत से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है, लेकिन खेल अभी कुछ भी नतीजा निकाल सकता था, क्योंकि यह तो केवल शुरुआत थी। बॉल फिर एक बार बनर्जी के पास चली जाती है। बनर्जी डिसूजा को पास कर देता है। वह ड्रिबलिंग करते हुए गोल की ओर आगे जा रहा था, और यह तीसरा गोल भी भारत के नाम हो चुका था। ऐसा लग रहा था पिछले ओलंपिक में भारत हारने के बाद अपना बदला ले रहा था। ऑस्ट्रेलिया केवल 0 पर था और इंडिया के 3 पॉइंट्स हो चुके थे। डिसूजा की हैट्रिक पूरी हो चुकी थी। रहीम सर की बनाई हुई टीम पूरे विश्व में मशहूर हो चुकी थी, लेकिन इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया का टीम वर्क खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। भारत पहली बार ओलंपिक मैच जीता था। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है आफ्टर मैच मीटिंग। पहली बार ऑस्ट्रेलिया से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे, जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा था। प्रेस बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, यू लॉस्ट, यू लॉस्ट। ऑस्ट्रेलियन कोच को यह बात हजम नहीं होती, तो वह कहता है कि यह मैच वह तुक्के से जीते हैं, और यह कि कभी तुमने इंडिया को फुटबॉल में जीतते हुए देखा है, यह सिर्फ कोइंसिडेंस है। और फिर वह रीमैच की गुजारिश करता है। प्रेस यह बात सुनकर शॉक हो जाती है। अब इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच रहीम सर से पूछा जाता है कि वह रीमैच के लिए अपना जवाब दें। अब रहीम सर बता देते हैं कि उसने हमारे एक प्लेयर की डिसरेस्पेक्ट की खेल शुरू होने से पहले, और वही प्लेयर हैट्रिक साबित होता है। तो क्या वह श्योर है कि इस सवाल का वह है, या मेरा जवाब देना डिजर्व करता है? उनका कुछ न बोलना ही इसका जवाब था। इसी के साथ यह मीटिंग वहीं खत्म हो जाती है। अब रहीम सर इंडिया वापस आ चुके थे। उनका बेटा हकीम उन्हें अपनी 12वीं का रिजल्ट दिखाता है। रहीम सर उससे कहते हैं सही है। वहीं उनकी बीवी सायरा भी अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। उसका रिजल्ट भी आ चुका था। वह कहती है आई स्कोर 50%, आई एम डन नाउ, फुल स्टॉप। रहीम सर कहते हैं 50% का मतलब ये नहीं कि आपको आधी इंग्लिश आ चुकी है, तो इसलिए नो फुल स्टॉप और अच्छा करो। हकीम अपनी माँ को देख खुश होने लग जाता है। तभी सायरा कहती है कि बस उसे मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उसे IIT के लिए जाना था। बाकी की पढ़ाई तुम अपने मामा के साथ IIT में करना। लेकिन वह अपनी माँ से कहता है कि उसे इंजीनियरिंग नहीं करनी। हकीम अपने पिताजी को बताता है कि उसे फुटबॉल खेलना है। रहीम सर हाँ बोलते हैं। वह दोबारा दोहराते हुए कहता है कि उसे फुल टाइम फुटबॉल खेलना है। रहीम सर कहते हैं तो खेल लेना। इसी बीच सायरा गुस्से में आ जाती है और हकीम को उधर से जाने के लिए कहती है, फिर खुद भी वहाँ से चली जाती है। हकीम बाहर अकेला बैठा था, तो रहीम सर उधर आ जाते हैं और फिर हकीम से पूछते हैं कि क्या वह फुटबॉल खेलना चाहता है। हकीम कहता है हाँ पिताजी। रहीम सर बोलते हैं लेकिन आपकी माँ जो कह रही है वो भी सही है। हकीम कुछ देर सोचता है, फिर कहता है कि मैं दोनों कर लूंगा, पर मैं फुटबॉल नहीं छोड़ सकता। रहीम सर पूछते हैं कि क्या वह अच्छा खेलता है। हकीम बताता है कि हाँ पिताजी, आपने मेरा खेल नहीं देखा, लेकिन मैं अंडर 16 ओलंपिक्स में आपको सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। रहीम सर यह कहकर उधर से जाने लगते हैं कि अगर वह अच्छा खेलता है तो जरूर सिलेक्ट हो पाएगा।